डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने संभाली जिम्मेदारी, मंदिरों में टेका मत्था, नई पारी संभालने के लिए कसी कमर। नोएडा इंजीनियर मौत पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, सीएम के निर्देश पर गठित हुई 3 सदस्यीय एसआईटी, 5 दिनों में जांच कर सीएम को रिपोर्ट सौंपेंगे एसआईटी। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के लिए शुरू की कवायद, लखनऊ में सांसदों की बुलाई बैठक, विधानसभा सीटों की स्थिति पर होगी चर्चा, मकसद है विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत रणनीति तैयार करना। उन्नाव रेप दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत सीबीआई ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दाखिल सीबीआई की अर्जी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अब पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। वे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने से पहले कई मंदिरों में मत्था टेकेंगे। इतना ही नहीं, नितिन गुरुद्वारे भी जाएंगे। उनके पूरे स्केड्यूल की जानकारी सामने आई है। अहम बात यह भी है कि वे पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सियासी परिवार से संबंध रखने वाले नितिन नबीन के पिता नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता थे। वो पटना वेस्ट विधानसभा सीट से 4 बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। 23 मई 1980 को रांची में जन्मे नितिन नबीन ने साल 1996 में पटना के एक सीबीएसई स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए। उन्होंने दिल्ली के एक स्कूल से 1998 में 12वीं पास की। नितिन नबीन 5 बार बिहार विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं। वे बांकीपुर के विधायक हैं। उन्होंने साल 2006 में पहली बार 2006 में पटना वेस्ट विधानसभा सीट से उपचुनाव में जीत दर्ज की। परिसीमन के बाद वह बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और साल 2010, 2015, 2020 और 2025 में विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जानकारी है नितिन नबीन के बारे में। नितिन नवीन जो आज सुबह 11:30 बजे के आसपास वो बीजेपी अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तो शपथ ग्रहण करते ही मैं आपको बता दूं कि इनका नाम बीजेपी के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये बीजेपी के अभी तक के सबसे युवा अध्यक्ष होंगे और नितिन नवीन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का जो सीधा प्रसारण होगा देश भर के बीजेपी मुख्यालयों में होगा, ऐसी सूचना मिली है। नितिन नवीन आज अध्यक्ष पद धारण करके वो गुरुद्वारे और मंदिरों में जाकर के दर्शन करेंगे। नितिन नवीन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, जेपी नड्डा ने जो लकीर खींची है बीजेपी अध्यक्ष पद बन करके, उसको सरपास करना। नितिन नवीन के लिए आने वाले जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं और तमाम अन्य राज्यों में, बिहार में भी चुनाव होंगे अगले साल। तो ऐसे में नितिन नवीन के लिए एक बड़ी चुनौती है और बड़ी लक्ष्मण रेखा उनको खींचनी पड़ेगी बीजेपी के अध्यक्ष पद को साबित करने के लिए। वैसे नितिन नवीन का जो इतिहास है, एक कर्मठ कार्यकर्ता, और अभी तक वो 5 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं बिहार से। तो ऐसे में बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने कुछ देख करके ही उन्होंने अध्यक्ष पद सौंपा है और मुझे जो लगता है कि नितिन नवीन अपने आप को प्रूफ करेंगे कि उन्होंने जो अध्यक्ष पद का भरोसा शीर्ष नेतृत्व ने उन पर जमाया है वो सही साबित करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में 2 बिल्डरों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बड़ी खबर, युवराज के पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं नोएडा अथॉरिटी ने जेई नवीन को सस्पेंड कर दिया गया है। ये घटना 16 जनवरी की रात करीब 12 बजे की है। युवराज मेहता गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे और लौटते हुए सेक्टर 150 की टाटा यूरेका सोसाइटी की ओर जा रहे थे।
आपको बता दें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में 2 बिल्डरों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। युवराज के पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं नोएडा अथॉरिटी के जेई नवीन को सस्पेंड कर दिया गया है। ये घटना 16 जनवरी की रात करीब 12 बजे की है। युवराज मेहता गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे और लौटते हुए सेक्टर 150 की टाटा यूरेका सोसाइटी की ओर जा रहे थे। इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड SDRF भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो SDRF वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। जो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था, मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं, और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 1:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था ना ही गाड़ी निकली थी। उसके बाद मैं क्या कहूँ कि मैं तो अपने घर चला गया था और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पी रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जनवरी की रात्रि 12 बजे की घटना है, जहां पर युवराज जो कि एक इंजीनियर था और अपनी नौकरी से वापस आ रहा था। तभी सेक्टर 150 जब घर की तरफ पहुंचते हैं तो अचानक से जो एक बेसमेंट था जो कि बिल्डर द्वारा खोदा गया था, वहां पर पानी था, उसमें गाड़ी गिर जाती है। तो काफी कड़ी मशक्कत की है। 2 घंटे तक जो युवराज था वो चिल्लाता रहा, टॉर्च दिखाता रहा, लेकिन जो प्रशासन की लापरवाही से तो कहीं ना कहीं युवराज की डूबकर मौत हो गई है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। जो लोकेश एम थे नोएडा प्राधिकरण के सीईओ, उनको हटा दिया गया है, जेई को हटाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कार्रवाई है वो लगातार जारी है। आज बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीड़ित परिवार से मिलने आ सकते हैं 1 बजे के आसपास। तो लापरवाही के चलते एक बड़ा दर्दनाक हादसा है जिसमें 27 वर्षीय युवक जो कि युवराज नाम था उसकी मौत हो गई है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो प्राधिकरण और जो पुलिस प्रशासन की इसमें लापरवाही रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन पर कार्रवाई है वो की जा रही है। और जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद जिले में जगह जगह पर जो कि असुरक्षित जगह थी वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही। लेकिन अगर ये व्यवस्था पहले हो जाती तो आज युवराज जिंदा होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो एक्टिव है और आज जो जगह जहां जिस जगह पर घटना हुई है वहां पर काफी लोग पहुंच रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते हादसा हुआ है। बिल्डर ने जो बेसमेंट खोला था जिसमें पानी भरा था उसके चलते हादसा हुआ है। 2 घंटे तक मदद मांगता रहा है, लेकिन मदद प्रशासन पहुंचा भी था, लेकिन ढीले रवैये के चलते वहां पर उनकी मौत हो गई। धन्यवाद रजत तमाम जानकारी के लिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 20 जनवरी को लखनऊ में अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। इसमें लोकसभा के 37 और राज्यसभा के 4 सांसद शामिल होंगे। सपा सूत्रों के मुताबिक इसमें हर संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों की स्थिति पर चर्चा होगी। बैठक का उद्देश्य वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत रणनीति तैयार करना है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने और SIR संबंधी कामों पर निगरानी के लिए पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के पुत्र पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को लगाकर भविष्य की अपनी रणनीति का संकेत दे दिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं। लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट ब्राह्मण बहुल मानी जाती है। इस विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर वर्ष 2022 में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक चुनाव जीते थे। पाठक और विनय शंकर तिवारी कभी बसपा में साथ साथ थे।
सपा द्वारा विनय शंकर तिवारी को कैंट विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद इसे आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 20 जनवरी को लखनऊ में अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। इसमें लोकसभा के 37 और राज्यसभा के 4 सांसद शामिल होंगे। सपा सूत्रों के मुताबिक इसमें हर संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों की स्थिति पर चर्चा होगी। बैठक का उद्देश्य वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत रणनीति तैयार करना है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने और एसआईआर संबंधी कामों पर निगरानी के लिए पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के पुत्र पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को लगाकर भविष्य की अपनी रणनीति का संकेत दे दिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं। लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट ब्राह्मण बहुल मानी जाती है। इस विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर वर्ष 2022 में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक चुनाव जीते थे। पाठक और विनय शंकर तिवारी कभी बसपा में साथ साथ थे। सपा द्वारा विनय शंकर तिवारी को कैंट विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद इसे आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद सिंह, क्या कुछ खबर है अखिलेश की इस मीटिंग से? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक है। ऐसे में जो सियासी रणनीतियां हैं, वो चाहे वो भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। और यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी की जो बैठक होने जा रही है, उसमें सभी सांसदों को, जो पार्टी के सांसद है, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनको बुलाया गया है। और क्योंकि जितने भी विधानसभा सीटें होती हैं वो संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक होगी, उसमें सांसदों से फीडबैक लिया जाएगा, सांसदों से क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा की जाएगी। चाहे वो राजनीतिक समीकरण हो, जातीय समीकरण हो, सामाजिक समीकरण हो, तमाम जो दूसरे विश्लेषण प्रयास करती है, उसका दौर अब शुरू होगा। और सांसदों से बात होगी, विधायकों से बात होगी, कार्यकर्ताओं से बात होगी, और यही करते करते फिर ये तय होगा कि अब किस उम्मीदवार को कहाँ पर टिकट दिया जाना है। तमाम पार्टियां इसी तरह करती हैं। और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की एक बैठक राजधानी लखनऊ में होने जा रही है, जहां पार्टी के सांसद और विधायक 2027 की तैयारियों पर मंथन करेंगे। धन्यवाद आनंद, तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन यूपी सरकार के गृह सचिव मोहित गुप्ता और मेला अधिकारियों के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से विवाद हो गया था। इस दौरान अधिकारियों पर अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से मारपीट का भी आरोप लगाया, जिसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने स्नान से ही मना कर दिया था। तब से ही वो अपने शिविर के बाहर विरोध में बैठे हैं। वहीं अब मेला प्राधिकरण ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। नोटिस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद कैसे खुद को ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में बता रहे हैं। नोटिस में कहा गया है कि जब तक हाई कोर्ट कोई अग्रिम आदेश के संबंध में पारित नहीं करता, तब तक कोई भी धर्माचार्य ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं हो सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, बताइए, क्या कुछ मामला है शंकराचार्य को नोटिस का? मौनी अमावस्या के दिन से ये विवाद शुरू हुआ है, जब अभिमुक्तेश्वरानंद जगतगुरु अभिमुक्तेश्वरानंद भारी संख्या में अपने शिष्यों के साथ स्नान करने जा रहे थे और वहां पे प्रशासन ने उनको स्नान में जो रथ से जा रहे थे उस रोक दिया और कहा कि आप पैदल जाइए। इसके बाद शिष्यों से पुलिस की झड़प हुई और पुलिस ने कई शिष्यों की पिटाई की और जिसके विजुअल आए हैं। उसके बाद से ही अन्न जल त्याग करके अभिमुक्तेश्वरानंद गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद बैठे हुए हैं। और अब मेला प्रशासन ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज फिर उनकी पीसी है। लेकिन इसी बीच मेला प्रशासन ने एक उनको नोटिस जारी कर दिया। उसमें ये पूछा है कि जब
मामला न्यायालय में विचाराधीन है और शंकराचार्य लगाने पर न्यायालय ने रोक लगाई हुई है। तो ऐसे में उनके द्वारा जो अपने नाम के सामने शंकराचार्य लगाया जा रहा है वो अदालत की अवमानना है। तो इस नोटिस का 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है और इस नोटिस के बाद जो विवाद है और गहरा रहा है मिला प्रशासन और अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच। इस पूरे मामले पर अभी 3 बजे अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा फिर पत्रकारों को संबोधित किया जाएगा। तो फिलहाल नोटिस जारी होने के बाद से एक बार फिर मामला और गर्म हो गया है और इस पर अब देखना है कि क्या पक्ष अपना रखते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी। धन्यवाद आलोक तमाम जानकारी के लिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार देर रात अपने गढ़ पहुंचे। जगह जगह उनका पार्टी पदाधिकारियों व आम जनता ने जोरदार स्वागत किया। गेस्ट हाउस में राहुल ने पदाधिकारियों से मिलकर संगठन के कार्यों की जानकारी ली, रात्रि विश्राम किया। राहुल अपने एक दिनी दौरे पर क्रिकेट की पिच से लेकर गांव तक जाकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे। मंगलवार को राहुल गांधी रोहिनिया ब्लॉक के उमरन गांव में मनरेगा चौपाल लगाएंगे। चौपाल के जरिए मनरेगा योजना की अपेक्षा को लेकर केंद्र सरकार को घेर सकते हैं। साथ ही गेस्ट हाउस में सांसद निधि के करीब 3 करोड़ की सड़क, बारातगढ़ समेत अन्य कार्यों का लोकार्पण करेंगे। रायबरेली से चुनाव जीतने के बाद वो पहला मौका होगा जब राहुल गांधी मनरेगा चौपाल लगाएंगे। इसमें मनरेगा श्रमिकों की अपेक्षा व मनरेगा का नाम बदलने का मुद्दा जोरदारी के साथ उठा सकते हैं राहुल गांधी। राहुल पंचायत चुनाव की तैयारियों और एसआईआर को लेकर बोएमऊ गेस्ट हाउस में पदाधिकारियों से गुफ्तगू भी करेंगे। आईटीआई कॉलोनी स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ भी राहुल गांधी करेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार देर रात अपने गढ़ पहुंचे। बड़ी खबर, उन्नाव रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दाखिल सीबीआई की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया था। 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित करते हुए 15 लाख के निजी मुचलके पर शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। आपको बता दें, उन्नाव रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दाखिल सीबीआई की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया था। 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित करते हुए 15 लाख के निजी शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए विवेक, क्या कुछ जानकारी है इससे? क्योंकि इस मामले में दिसंबर में जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सीबीआई की याचिका थी उस पर सुनवाई करते हुए कई सवाल सीबीआई से पूछे थे और सीबीआई ने भी कहा था कि इस मामले में जो हाई कोर्ट ने जमानत दी है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर उनको जमानत मिलती है तो वो बाहर आने के बाद जो पीड़िता है उसको परेशान कर सकते हैं और गाँव से छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सवाल उठाया था कि चूंकि जब एक बार किसी को जमानत मिल जाती है तो उसको अमूमन हम उसकी जमानत को रद्द नहीं करते हैं या कैंसिल नहीं करते, लेकिन ये मामला दूसरा है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि हाई कोर्ट ने पॉस्को के जो सेक्शन 5 है उसके तहत सिर्फ उस पर विचार करते हुए इनको कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी थी, लेकिन जो 376 की धारा 2 है उसके तहत भी इनके कुलदीप सेंगर के ऊपर आरोप था, लेकिन उसके ऊपर विचार किए बिना उनको जमानत कुलदीप सेंगर को जमानत दी गई थी। बिल्कुल गलत है और कोर्ट ने ये कहा था कि
चूंकि अभी भी जिस मामले में वो अंदर हैं, एक जो पीड़िता के पिता की हत्या के मामले 10 साल की सजा काट रहा है कुलदीप सेंगर, वो अभी जेल में है। ऐसे में उनकी जमानत को हम रद्द करते हैं। हालांकि कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया गया था और जवाब देने के लिए कहा गया था। आज कुलदीप सेंगर की तरफ से इस मामले में जवाब दिया जाएगा। वहीं कल जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसने कुलदीप सेंगर की एक जमानत की याचिका थी उसको भी खारिज कर दिया, जिसमें वो 10 साल की सजा काट रहे जेल में है, उसमें जमानत की मांग की थी, ये कहते हुए कि 7.5 साल का चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यह है कि क्या जो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जो पीड़िता के साथ रेप के मामले में जमानत जो उनको सजा हाई कोर्ट ने दी थी उसको रद्द किया है, उस पर आगे सुनवाई करते हुए क्या कोई और चीजें निकल कर आ सकती हैं, इस पर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा। क्योंकि जो सीबीआई है उसी ने अपील की है और ये कहा है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो उनको जमानत दी गई वो बिल्कुल गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट में चूंकि स्टे लग ही चुकी है, लेकिन अब क्या ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अपना कोई फैसला नहीं कर ये कहता है कि जो कुलदीप सेंगर को इस मामले में जमानत दी गई है वो गलत है। इसके लिए धन्यवाद विवेक तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।